के अंतिम दिन अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि दावा भी किया कि प्रदेश की जनता आने वाले 25 सालों तक कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में जनता का भरोसा खोया है कांग्रेस ने, और इसी वजह से जनता ने भाजपा को फिर से मौका दिया। मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा 70 सीटें जीतने की बात कर रही है, लेकिन अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुए तो भाजपा के विधायक इतने कम रह जाएंगे कि वो एक इनोवा में बैठ कर जाएंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 25 साल वाला दावा जनता के भरोसे पर आधारित है, या फिर वो सिर्फ राजनीतिक अविश्वास, आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश है। क्या कांग्रेस वास्तव में इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके लिए सत्ता की राह लंबी हो गई है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। 2000 में बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में। उस समय अजीत जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ, तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहाँ की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक के लोग शासन में आने वाले नहीं हैं। स्थिति ये है 70 सीट क्या, ये तो एक इनोवा में बैठ के जाएंगे फेयर चुनाव हुए तो। यानी कि विपक्ष ये कह रहा है कि फेयर चुनाव होंगे तो इनोवा लायक भी इनके जो विधायक एमएलए नहीं बचेंगे, और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अगले 25 सालों तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली है। करेंगे बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पहले हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करा दूं। बीजेपी से वात्सल दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रूपेश हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा सवाल ये कि इनोवा बनाम 25 साल, किस तरह से इस सियासी बयानबाजी को देखा जाए? क्यों ऐसा लग रहा है कि अब बयानबाजी पर ही राजनीति आकर टिक गई है छत्तीसगढ़ की? पहले मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ प्रवक्ता बीजेपी के वात्सल जी। वात्सल जी, 25 साल तक कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं आएगी, मुख्यमंत्री ने दावा किया है, क्या कुछ आधार है, क्यों ये दावा किया गया है? देखिए, नमस्कार जी। देखिए, भूपेश बघेल जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो, देखिए ये अगर के पीछे है ना बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है। अब वो राज क्या है हम यहाँ पर डिकोड करते हैं। वो राज ये है कि 2003 से 2014 तक ईवीएम जो है केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रहा था, और 2003 से 18 तक छत्तीसगढ़ में अचानक से खराब हो गया, मतलब पैरेलली, साइमल्टेनियसली। ठीक वैसे ही बिहार में खराब हो गया, अपना तेलंगाना में खराब हो गया, अपना वेस्ट बंगाल में खराब हो गया, मगर तेलंगाना में ठीक हो गया, कर्नाटका में ठीक हो गया, मगर बिहार में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में खराब हो गया। तो देखिए ये कंफ्यूजन की स्थिति है। तो इसीलिए ये अगर है, ये अगर इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। ये ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में, ये जानते हैं कि इनोवा में कौन बैठने वाला है, तो इसीलिए इन्होंने ये अगर लगा दिया है। अब देखिए, आप एक चीज और देख लीजिए, इससे आपको समझ आएगा कि इस अगर के पीछे का कारण क्या है। पूरे देश का एक पैटर्न आप समझ लीजिए। पूरे देश में किसी भी स्टेट में जहां पर भी जनता भूले चुके भी कांग्रेस को सत्ता में ले आती है, तो वहां पर आने वाले 15 साल तक मिनिमम, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा ना 25, तो 15 से 20 साल तक मिनिमम कांग्रेस को फिर भूल के भी वो बुलाते नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश वात्सल जी, यहाँ पर मैं एक चीज, असम देख लीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल साहब तो ये कह रहे हैं कि आप तो निष्पक्षता से चुनाव कराते ही नहीं है, आप तो वोट चोरी कर देते हैं। राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं, भूपेश बघेल साहब भी यही बात कर रहे हैं प्रदेश में, इसलिए आप 25 साल तक का खाका तैयार करके बैठे हैं कि 25 साल तक नहीं आएगी। आप कैसे इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो यही तो केंद्रीय कांग्रेस की, दिल्ली से गांधी परिवार की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है ये। अगर
अगर चुनाव निष्पक्ष, मैंने कहा ना बिहार में चुनाव निष्पक्ष नहीं था, मगर तेलंगाना में 90,000 वोट कटने के बाद जब कांग्रेस जीत गई तो बहुत बढ़िया हो गया भाई। वही इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया हो गया। हालांकि उन्होंने 90,000 नहीं 90 लाख वोट काटे थे तेलंगाना में, मगर इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया हो गया। बिहार में 70,000 वोट काटे तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया क्योंकि ये हार गए। तो ये इनकी देखिए स्ट्रैटेजी है, मैं कह रहा हूं। अच्छा, हर ठीक है। किसी पर इल्जाम लगाइए, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। और भूपेश बघेल जी ने पहले ही अगर लगा दिया ना, अगर हम जीते तो अभी से उनकी हारने की तैयारी शुरू है। ठीक है, अगर ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे तो इनोवा में बैठ के जाएंगे, इतने एमएलए मिलेंगे आपको इनोवा में, मतलब 6-7 एमएलए आएंगे और आएंगे ही नहीं आपके। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? रूपेश जी के पास जाऊंगा मैं, बहुत सा सवाल उनसे ही पूछने हैं, शॉर्ट में बताइए। देखिए, तैयारी इनोवा में जाने की उनकी है। उनका बहाना ऑलरेडी उन्होंने पहले ही होमवर्क कर लिया है, प्लेटफॉर्म अपना तैयार कर लिया है कि 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद क्या बहाना वो देने वाले हैं। वो ठीक है, पूरा ठीक है, ठीक है। ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठोकने वाले हैं। ठीक है रूपेश जी, 25 साल तक तो नहीं आ रही है आपकी सरकार, ये तो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, और अब आप क्या कहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं, जो आरोप वो लगा रहे हैं उसका जवाब आपने वात्सल जी से सुन लिया होगा। जनता का भरोसा खो दिया है कि आपने प्रदेश में, ऐसा कहा जा रहा है आपको लेकर? देखिए सौरभ जी, लोकतंत्र में हार और जीत, सत्ता और सत्ता से बाहर होना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन सत्ता के दंभ में अहंकार भरे शब्दों का उपयोग करना, अहंकार भरे शब्दों से बातचीत करना, ये किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, उनमें भी थोड़ी भी नैतिकता है। वो अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था क्या है, अपने कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था क्या है, अपने कार्यकाल में चिकित्सा व्यवस्था क्या है, इस बात का आत्मचिंतन करेंगे तो उनको ये बात कहने की स्थिति नहीं रही। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की 15 साल की सरकार रही और उसके बाद प्रदेश की जनता ने उनको 15 सीटों में समेट दिया था, तो देश की जनता जनार्दन का जनादेश जो होता है वो बिल्कुल शांत लाठी की तरह पड़ती है। और सत्ता के दम में इनको बड़ी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए। आज देखिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के गुण गाते भाजपा के लोग नहीं थकते हैं। नरेंद्र मोदी जी बमुश्किल से 1.5 लाख वोटों से वाराणसी में चुनाव जीत पाए हैं, 7 राउंड में पीछे थे। यदि आपको जनता ने जनादेश दिया है तो जनता का जनादेश का सम्मान कीजिए, और आम जनता के हितों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, आम जनता के हितों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की जा सकती हैं, इस बात पर आत्मचिंतन करना चाहिए, ना कि सत्ता पे 25 साल कांग्रेस में रहेगी नहीं रहेगी। अरे भाई, देश की जनता, प्रदेश की जनता उसको निर्णय कर लेगी। लेकिन जिस प्रकार से मैं फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में रेत माफिया घर में घुस करके गोली चला रहे हैं। जिस प्रकार से दवाइयां जो गुजरात में अमानक दवाई है उसको छत्तीसगढ़ में ये दवाइयों को सप्लाई करा करके आम जनता को बीमार करने की साजिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव के अंतिम दिन कांग्रेस ने प्रमाणित रूप से 136 बिंदुओं के साथ अपने बात रखी, उसमें भाजपा के नेता और भाजपा के मंत्री जो थे उनके द्वारा जवाब देने की स्थिति नहीं बन रही थी। यहां तक कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के उन्होंने भी अपने क्षेत्र में किस प्रकार से सड़क जर्जर हो गई है उसकी बातें भी उन्होंने की। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता का सेवा करें, प्रदेश की योजनाएं बेहतर रूप से कार्यरूप में परिणित हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको देखें। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बिजली की सरप्लस, बिजली राज्य उत्पादक राज्य है, उसके बाद प्रदेश की जनता बिजली की मार झेलने पर विवश है। इन सब चीजों को चिंतन करना चाहिए बनिस्बत की अहंकार भरे शब्दों से भाजपा और भाजपा के नेताओं को, भाजपा के मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए। रुपेश जी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। आप ही ने एक बात कही कि अभी कही कि बीजेपी जो है, भाजपा जो है, वो जनता के जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं, जनता कुछ भी कर सकती है। ये बात आपने अभी जिक्र किया, इस बात का अहंकार में वो भरे हुए हैं। जाहिर सी बात है, क्या कांग्रेस जनाधार का सम्मान कर रही है? क्योंकि अगर बकौल बीजेपी अगर देखा जाए तो आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, जहां आप हारते हैं, जहां जीतते हैं वहां आप कह देते हैं कि भाई हमारी जीत हुई है, हमारे को जनता ने चुना है, और जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं बीजेपी ने कर दिया ये सब गड़बड़। तो क्या आप जनता के जनादेश का सम्मान कर रहे हैं या फिर तिरस्कार कर रहे हैं जनादेश का प्रदेश के अंदर? और क्या तिरस्कार कर रहे हैं, क्या ये मानेंगे कि इसके चलते जनता ने आपको बैकफुट पर बैठा दिया प्रदेश के अंदर? सौरभ जी, जी, जिस प्रकार से आप भी सुधी पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं जी,
आप भी जिस प्रकार से आज संवैधानिक संस्थाओं की जो स्थिति है और संवैधानिक संस्थाओं पे जिस प्रकार से भारत देश की जनता और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई है, उससे लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। कांग्रेस ने हमेशा बातें उठाई एसआईआर से क्या फायदा हुआ, जिनके नाम कटे कितने। देखिए, इनकी एसआईआर करने का प्रक्रिया था कि घुसपैठियों को रोकना। आज तक भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो, बताने के स्थिति में नहीं है कि कितने घुसपैठियों को नाम काट दिया और कितने घुसपैठियों को बाहर किया। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, जिस प्रकार से पुलवामा में अटैक, जिस प्रकार से कश्मीर में अटैक हुआ, उसके बाद भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन जिन राज्यों में पाकिस्तानी लोग रहते हैं उनको भारत देश से बेदखल किया जाए। छत्तीसगढ़ में 2000 लोगों के चिन्हांकित नाम थे, लेकिन आज भी भाजपा की सरकार उनको संरक्षित करते बैठी रही। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की आम महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में चाहे लोकतंत्र हो या लोकतांत्रिक जो संवैधानिक संस्था है, उनको तार तार करने का भाजपा लगातार कर रही है। प्रमाणित रूप से हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो एसआईआर के नाम पे भाजपा के लोगों के द्वारा फॉर्म 7 भर के दिया गया, सीधे सीधे तहसील कार्यालय में जमा किए गए। कांग्रेस ने लगातार प्रमाणित रूप से बातें की, शिकायत की, लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के दबाव में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है रुपेश जी, ठीक है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जनता के वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जो लोग हैं जो वैलिड नहीं है उनको कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बना रखा है, इसलिए कांग्रेस तिलमिला रही है एसआईआर को लेकर। आप देखिए, कतिपय लोगों के लिए आप पूरे भारत देश की जनता को झोंक देंगे। नोटबंदी का इन्होंने निर्णय लिया था, नोटबंदी में किसको फायदा हुआ? ठीक है, भारत देश नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी योजनाएं रहती है, जितनी भी रात को 8 बजे आकर के जो बातें करते हैं, उसमें भारत देश की जनता के लिए कोई हितकारी निर्णय नहीं होता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जनता परेशान होती है। ठीक है रुपेश जी, जवाब ले लेते हैं। वात्सल्य जी, क्या अहंकार में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 25 साल तक नहीं आ पाएंगे, प्रदेश के अंदर कांग्रेस नहीं आ पाएगी, या फिर कुछ सेटिंग कर ली गई है? एसआईआर का जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो जवाब दें आप। देखिए रुपेश जी ने अहंकार जो शब्द है वो 6-7 बार लिया। मैं आपको बात बताता हूं, असली अहंकारी कौन है। जब हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग हो रही थी आईआईएम रायपुर में, आईआईएम के प्रोफेसरों द्वारा, आईआईएम के जो इंटरनेशनली विख्यात प्रोफेसर है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उनके द्वारा ट्रेनिंग हो रही थी, समीक्षा हो रही थी। तो उस वक्त भूपेश बघेल जी का बयान क्या आता है? भूपेश बघेल जी बहुत अहंकार में कहते हैं आईआईएम के ये प्रोफेसर कांग्रेस के जो जितने कार्य प्रणाली है उसे सीखने आते थे और इन प्रोफेसरों से ये भाजपाई सीखने जा रहे हैं। तो सौरभ जी, ये अहंकार होता है। अहंकार होता है जब कांग्रेस कहती थी इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, मतलब इंदिरा गांधी ही भारत है, ये अहंकार होता है। हम तो सीखने वाली पार्टी है, लगातार हम इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को भारत देश की जनता ने देखा है। जिस प्रकार से बांग्लादेश, जिस प्रकार से देखिए रुपेश जी बोलने दीजिए थोड़ा सा। रुपेश जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सुन लेते हैं थोड़ा सा। आपको भी मैंने पर्याप्त समय दिया, थोड़ा सुन लेते हैं जी। भाई टीवी में भी आकर समय की बर्बादी करते हैं, सदन में भी समय की बर्बादी। देखिए इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, मुझे शर्म आती है। कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा प्रिपेयर्ड और तथ्यों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए थे। ये तो कुछ तथ्य लाए ही नहीं थे। जब महतारी वंदन की बात निकली तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया। जनता के खून पसीने की कमाई लगती है सदन संचालित करने में, और इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जैसे ब्रह्मास्त्र का क्या हाल किया। अगर कांग्रेस प्रिपेयर्ड होकर आती ना तो वो सत्ताधारी पार्टी को घेर सकती थी, इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया। तो ये कारण है कि कांग्रेस और मैं बताऊं, जनता सबसे बड़ी हेडमास्टर होती है सौरभ जी। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी हेडमास्टर होती है। इनका अविश्वास प्रस्ताव भी जनता ने देखा, एसआईआर का जो शिगुआ था वो भी ऐसा इसने। अच्छा आप इनसे पूछिए ना, रायपुर में कितने दावा आपत्ति हमने
25,000 नाम काटे, जो लोग मृत हो गए थे, स्थानांतरित हो गए थे। कितने दावा आपत्ति, ये कह रहे थे ना कि हमने गलत नाम काट दिए, कांग्रेस के वोटर के नाम काट दिए। रायपुर में एक सिंगल दावा आपत्ति, बिहार में एक सिंगल दावा आपत्ति कांग्रेसियों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई रुपेश जी, कारण बता दीजिए। अगर हम इतने ही गलत नाम कांग्रेसियों के नामों को हम काट रहे हैं, आपको दावा आपत्ति करना था। संविधान ने आपको हक दिया है, इलेक्शन कमीशन ने आपको हक दिया है, मगर नहीं। इन्हें जो मुद्दे सदन में उठाने हैं ना सौरभ जी, वो मुद्दे ये टीवी डिबेट में आकर या चौक चौराहे पर बैठकर उठाते हैं। मगर जनता अपने एमएलए से अपेक्षा करती है कि वो उस जनता से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में जाकर उठाए, मगर नहीं। इन्हें यहाँ टीवी डिबेट में या चौक पे बैठकर उन मुद्दों को वात्सल्य जी, वात्सल्य जी, ठीक है, वॉकआउट करना है। ठीक है, वात्सल्य जी एक बार बताइए। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप वो बात कह रहे हैं, वो भी समझ रही है, पब्लिक भी देख रही, जनता देख रही है, लेकिन 25 साल का जो दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसका थोड़ा सा आधार आप समझा पाएंगे? आपने अगर की बात कही शुरुआत में, अगर आते हैं तो आपने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातों में ही वो बातें हैं, लेकिन अगर 25 साल के रोड मैप की बात करें तो सरकार का विजन क्या है जो इतने आश्वस्त होकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस नहीं आ सकती? देखिए सौरभ जी, आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र निकालेंगे, ठीक है, मैं ये कहता हूं हमारे 80% जो घोषणा पत्र है हमारा, उसके जो बिंदु है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हमने हासिल कर लिया है। हाँ, 20% अभी भी बचे हैं, 2.5 साल का समय बचा है, वो 20%। और ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना हमारा आप गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारा आप असम का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारा आप मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप। तो इस बेसिस पर न केवल मुख्यमंत्री जी ने तो 25 साल कहा है, हम कार्यकर्ता तो आश्वस्त है कि अगर कांग्रेस इसी तरीके से चलती रही तो 50 साल तक ये नहीं आ पाएंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 25 की जगह डबल हो सकता है, वो 50 साल हो सकता है। ये एसआईआर को लेकर जो रुपेश जी कह रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड और कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड पर, भाई इन्होंने गंगा जल की शपथ ली, इतनी बड़ी शपथ, भगवान है वो, गंगा जल हमारी माँ है, उनकी शपथ लेके इन्होंने झूठी कसम खा दी। भूपेश बघेल कहते रहे मेरी जेब में है सबूत, ये मेरे सबूत, मुझे ले आओ, 1 महीने में सबको झीरम घाटी के हत्यारों को अंदर कर दूंगा। तो देखिए, इस तरीके से छलावे से, इस तरीके से जनता भी समझती है कौन उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तो मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ सौरभ जी, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड की। ठीक है, ठीक है, वो तो ये कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए हमारे वोट काट रहे हैं और वोट चोरी कर रहे हैं, तो 25 साल और 50 साल भी बोल सकते हैं, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं तो मैंने ठीक है, आपने बता दिया कि दावे आपत्ति नहीं आए हैं। ठीक है, इन्होंने की, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है। रुपेश जी, निष्पक्ष तौर पर काम नहीं कर पाए तो अब आरोप लगा लें कि सेटिंग हो गई है और एसआईआर में नाम काटे जा रहे हैं। वात्सल्य जी तो यही कह रहे हैं, आपका क्या जवाब है? काम नहीं कर पाई कांग्रेस, तभी तो जनता ने नकार दिया। देखिए, जिस प्रकार से वात्सल्य जी बातें कर रहे हैं, आज तक भाजपा गंगा जल की कसम कांग्रेस ने किस बात को लेकर के खाई थी, ये अनभिज्ञता है या अज्ञानता है। जो नेता गंगा जल कसम खाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी में थे, आरपीएन सिंह, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनको जाकर के पडरौना में जाकर करना चाहिए। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 80% हम घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र है इनका। घोषणा पत्र में इसमें लिखे प्रत्येक हर पंचायत में नकदी आहरण काउंटर और रिक्त पदों पर भर्ती और शिक्षकों की भर्ती। अरे, किसी प्रदेश का प्रमुख आधार स्तंभ होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, और उसके बाद ये शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में तदर्थ रूप से डीओ सिर्फ लेन देन करके डीओ की पदस्थापना करके रखे हैं, प्राचार्यों को प्रिंसिपल बना करके रखे हैं, और प्राथमिक स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक के शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाए हैं। और देखिए, सबसे दुर्भाग्यजनक बात देखिए, चिकित्सा शिक्षा में इनके आज छत्तीसगढ़ के 5 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खतरे में पड़ गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, चिकित्सा सुविधा नहीं थे, शिक्षा का पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं थे। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इनके द्वारा ऐसा उपलब्ध करा दिया गया? माने ये पूरी तरह से, क्या शिक्षा हो, चिकित्सा शिक्षा हो, मजाक बना करके रख लिए हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, जनजीवन के साथ जिस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं, इनके भाजपा के विधायक नेता ही बता रहे हैं, इनका जल जीवन मिशन, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पानी निकला नहीं है, टंकी बना दिए हैं, भुगतान नहीं कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के ठेकेदार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपाइयों को इससे कोई सरोकार नहीं है। ये आत्ममुग्धता में मस्त है और सिर्फ आम जनता को छलावा दिखावा करके, अरे महतारी बंधन योजना के बारे में बात कर रहे हैं, ये घोषणा पत्र है,
प्रत्येक विवाहित महिला को महतारी वंदन योजना देने की बात कर रहे हैं। ये बता दे कितने महतारियों को वंदन दे रहे हैं 2.5 साल में। एक बार पोर्टल खोलने के बाद आज तक पोर्टल खोलने के स्थिति में नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार है जिसका चाल चरित्र चेहरा तुमुआ है। ठीक है वात्सल जी, जवाब दे दें। देखिए, ये वो कांग्रेस है जिन्होंने 500 रुपए का महतारी वंदन देने के लिए 5 साल तक घुमाया, और ये हमें हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। बताओ ना, अरे फिर रुपेश जी आप समय बर्बाद करने आ गए। प्रत्येक महिला आ गए। देखिए, ये तो इनका चरित्र है। रुपेश जी सुन तो लेते हैं, अब आपने सवाल उठाए। रुपेश जी सुन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने सवाल उठाए, रुपेश जी थोड़ा सा सुन लेते हैं। अब वो जवाब भी सुन लीजिए ना सर, ऐसे पब्लिक भी सुनेगी क्या क्या कह रहे हैं आप लोग। हमारी चर्चा किस मुद्दे पर हो रही है। वात्सल जी जवाब दीजिए। पब्लिक भी देख रही है भाजपा के एक प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता में डिफरेंस क्या है। मैं इनकी बारी में बिल्कुल शांत रहता हूं, एक शब्द छूचा नहीं कहता। देखिए फिर शुरू हो गए, अज्ञानता में बैठे हो। फिर शुरू हो गए। ठीक है रुपेश जी सुन लेते हैं, ठीक है। आपका सदन में भी यही हाल है। ठीक है रुपेश जी, ठीक है मैं कह रहा हूं, पर सुन लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है रुपेश जी। अगर वो कह रहे हैं डिफरेंस है तो पार्टी का डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो पार्टी का है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस अपनी अपनी विचारधारा का, अपनी अपनी पार्टी के कामों का। आप दोनों स्पोक्स पर्सन अलग अलग पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के हैं, उसमें तो डिफरेंस है ही है। ठीक है, अब सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वात्सल जी। पार्टी के हैं तो इनको होनी चाहिए व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय। व्यक्तिगत नहीं करे, वो पार्टी विशेष चर्चा हो रही है। रुपेश जी समझिए उस चीज को, ठीक है। वात्सल जी जवाब दीजिए जो आरोप लगाए हैं। आपके आरोपों पर जवाब ले रहा हूं ना सर, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सुन लेते हैं। सौरभ जी आप इन्हें 2 मिनट ज्यादा दे दीजिए। ठीक है वात्सल जी जवाब दीजिए जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, को दे दीजिए। ठीक है। आपके खिलाफ क्या सकता नहीं है। फिर शुरू हो गए। अरे आप इन्हें म्यूट कर दीजिए ना। रुपेश जी सुन तो लेते हैं थोड़ा सा। रुपेश जी आपने आरोप लगाए, आपने कहा कि महतारी बंधन के तहत कुछ मिल नहीं रहा। आप बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर बैठे हैं, ठीक है। आपने जो आरोप लगाए जवाब तो ले लें सर। अब ऐसे बीच में बोलेंगे कैसे जवाब मिलेगा। अरे जवाब दो। देखिए सौरभ जी अरे ये सुनना ही नहीं चाहते हैं सौरभ जी। जिस प्रकार से ये इस तरह सुनना ही डिबेट नहीं करेंगे तो चाहते जवाब ऐसे हैं। मिलेगा। हर कांग्रेस के प्रवक्ता का यही हाल है, जब हम बोलना शुरू करते हैं रुपेश जी सुन ये तो लेते हैं, जनता थोड़ा को सा संयम सुनने नहीं रखकर, देते ठीक हैं। है। अरे बोलने की क्या बात है सौरभ जी, जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं। अच्छा चलिए आप बोलते रहिए, मैं अपना बोलता रहता हूँ, जनता सुन लेगी। रुपेश जी ठीक है, सुन लेते हैं, थोड़ा सुन। हाँ, मैंने जब कहा ना सौरभ जी की 80% हमारा घोषणा पत्र हमने 2.5 साल में कंप्लीट कर लिया है, तो